बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली मर्जर एंड टेक ओवर्स थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। मर्जर एंड टेक ओवर्स के ऊपर क्या थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो हम लोगों ने आज थोड़े से समझने हैं। थ्योरी एंड रीजंस, देयर आर एक्चुअली थ्री मेजर एक्सप्लेनेशंस कि मर्जर और एक्विजिशंस क्यों होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज द सिनर्जी और एफिशिएंसी। हम सिनर्जी को बाद में देखते हैं, पहले एफिशिएंसी को देख लेते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है जब आप अमाउंट ऑफ इनपुट देते हैं उसके अगेंस्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट होती है। तो अगर इसमें कोई डिफरेंस आता है तो एनर्जी एफिशिएंसी 100% और लेटर भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम इसको डिफाइन करें कि लेट से हमने इनपुट डाला 100% या 100% और हमारी आउटपुट भी जनरेट हुई दैट वाज अबाउट 100%। तो दैट मींस कि नंबर ऑफ इनपुट के अगेंस्ट जो नंबर ऑफ आउटपुट है वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट से मुराद क्या है कि एफिशिएंसी आपकी 100%। इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें कि लेट्स सपोज हमने इनपुट डाला 100% और जो हमें आउटपुट जनरेट हुई दैट वाज 80%। सो इट मींस efficiency is less than 100%, which is 80% in actual. So that means कि हमारी जो एफिशिएंसी है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की वो कम है। तो इन दिस केस हम लोग मर्जर्स का इस्तेमाल करते हैं कि हम उन कंपनीज के साथ मर्ज करते हैं या उन स्मॉल फॉर्म्स के साथ उनको एक्वायर करते हैं सो दैट वी कैन इंक्रीज ओवर एफिशिएंसी। नेक्स्ट इसके साथ लिखा हुआ है सिनर्जी इफेक्ट। सिनर्जी इफेक्ट इज एन इफेक्ट जहां आप ये कहते हैं कि आपकी जब एक फर्म और दूसरी फर्म आपस में मिलते हैं मर्ज करते हैं तो जो रिजल्टेंट फर्म होगी उसकी जो आउटपुट जनरेशन कैपेसिटी होगी वो ए फर्म और बी फर्म से ज़्यादा होगी। इसको भी हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एनर्जी को। इस एनर्जी ऑफ ए शुड बी लेस देन बी, एनर्जी ऑफ बी शुड बी लेस देन ए बी इफ ए एनर्जी प्लस B synergy is greater than AB, then there is no synergy effect. It should be A plus B less than AB. यहाँ हमने डिफाइन किया लेट्स से देयर इज अ फर्म A, देयर इज अ फर्म B। अगर ये दोनों आपस में मर्ज करते हैं तो एक थर्ड फर्म जनरेट होती है, लेट्स सपोज AB। तो ए की जो एनर्जी है इनपुट को आउटपुट पर कन्वर्ट करने की दैट शुड बी लेस देन ए बी। सिमिलरली बी की जो इनपुट टू आउटपुट कन्वर्ट करने की एनर्जी है दैट शुड बी लेस देन ए बी इफ ए एनर्जी ऑफ ए प्लस एनर्जी ऑफ बी प्लस मींस कि ये दो सेपरेट एंटिटीज मौजूद हैं, ये दो अलहदा से एंटिटीज हैं। इन दोनों को हमने अलहदा अलहदा ट्रीट किया है। अगर इनकी एनर्जी अलहदा अलहदा हम सम अप करते हैं, अगर वो ए बी यानी जो कंबाइंड फर्म है उससे ज्यादा है देन देयर इज नो सिनर्जी इफेक्ट। इट शुड बी के सिनर्जी ऑफ ए प्लस सिनर्जी ऑफ बी should be less than synergy of AB. AB is the combined firm, merged firm or acquired firm. This is the first reason. सेकंड हमारे पास हब्रीज इफेक्ट। हब्रीज इफेक्ट इज द इफेक्ट जिसको ये विनर कर्स भी बोलते हैं। इट इफेक्ट्स के जब हमारे पास जो बिडर है, ठीक है, एक ने ऑफर की दूसरे ने बिड की। जो बिडर है इफ बिडर इज ओवर पेइंग एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फर्म इज अनचेंज्ड, दिस इज कॉल्ड हब्रीज इफेक्ट। यानी कि जो बायर फर्म है वो सेलर फर्म को
एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं और ये जानते हुए पेमेंट कर रहे हैं कि जिस फर्म की हम एक्स्ट्रा पेमेंट या प्रीमियम पे कर रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू जो है उस फर्म की वो चेंज नहीं हुई। दिस इज कॉल्ड हब्रीज इफेक्ट। जो थर्ड पोस्टुलेट है इसका, थर्ड पोस्टुलेट है द टोटल वैल्यू of the firm can be decreased, the total value of the firm can be decreased, but ये उस सूरत में होगा जब आपके पास जो वैल्यूएटर्स हैं एक्विजिशंस के और मर्जर्स के, उनसे किसी किस्म की वैल्यूएशन मिस्टेक होती है। फॉर एग्जांपल, इफ अ टीम इज रिस्पॉन्सिबल टू वैल्यू ऑफ फर्म और वो उस फर्म को प्रॉपरली वैल्यूएट नहीं कर पाते, इन दैट केस इन दैट केस अगर ए और बी को कंबाइन करके थर्ड फर्म ए बी जनरेट होती है और अल्टीमेटली उसकी वैल्यू का डिक्रीमेंट आता है, तो दैट इज ड्यू टू द मिस्टेक्स इन वैल्यूएशन। बिकॉज अगर हम तीनों पोस्टुलेट्स को क्या कहते हैं एक उस स्ट्रीम में पढ़ें तो हमें समझ आती है कि बेसिकली मर्जर्स का पहला इफेक्ट होता है कि साइनर्जी इंक्रीज हो, आपकी कंबाइंड फर्म की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। दूसरा, हब्रीज इफेक्ट लाजमी आता है क्योंकि जब आप मर्ज करते हैं या एक्वायर करते हैं तो एक्वायरी या जिसके साथ आप मर्ज कर रहे हैं और उसके शेयर्स को रिप्लेस करते हैं, तो जो शेयर होल्डर है उसको आप प्रीमियम पे करते हैं, दैट इज ओवर पेमेंट। और वो ओवर पेमेंट होने के बावजूद भी टोटल वैल्यू अनचेंज रहती है, दैट इज वेल एनफ। लेकिन उसके साथ ही अगर उसके साथ ही हब्रीज इफेक्ट के साथ जो लास्ट इफेक्ट हम देखते हैं मैनेजरियल मिस्टेक्स या वैल्यूएटर मिस्टेक का, तो इन दैट केस होगा क्या, जब आप ओवर पेमेंट करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म अल्टीमेटली विल डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज होती है तो दैट मीन्स कि यहाँ वैल्यूएशन इफेक्ट मौजूद है और वैल्यूएशन इफेक्ट के अंदर बेसिकली वैल्यूएशन एरर्स हैं। अच्छा, यहाँ इसने टेबल के अंदर भी कुछ डिफाइन किया हुआ है। पहला इफेक्ट है जी सनर्जी और एफिशिएंसी का इफेक्ट। टोटल वैल्यू प्लस में होगी, इसमें टारगेट को भी गेन होगा, एक्वायरर को भी गेन होगा। एक्वायरर को कैसे गेन होगा, एक्वायरर एक्वायरी को टारगेट करेगा और अल्टीमेटली जो कंबाइंड फर्म होगी उसकी साइनर्जी यानी ए बी की साइनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ए एंड बी। हब्रीज द विनर कर्स, दैट इज ओवर पेमेंट। क्योंकि इसमें एक्वायरर पे कर रहा है तो एक्वायरर के पास जो गेन है वो नेगेटिव हो गया। टारगेट के शेयर होल्डर्स को पे किया जा रहा है, so दैट मीन्स कि उनको गेन हुआ। और अल्टीमेट जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू है, दैट इज अनचेंज्ड मीन जीरो। अनचेंज्ड मीन जीरो। थर्ड है हमारे पास एजेंसी प्रॉब्लम और मिस्टेक्स यानी वैल्यूएशन मिस्टेक्स या मैनेजेरियल मिस्टेक्स। मैनेजेरियल मिस्टेक्स में क्या होगा कि एक्वायरर को तो अल्टीमेटली ओवर पेमेंट हो जाएगी टारगेट की तरफ, टारगेट को गेन होगा, लेकिन ओवरऑल जो जो लास्ट फर्म जनरेट होगी ए बी, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। दैट विल बी इन एजेंसी प्रॉब्लम और मिस्टेक्स। एनर्जी एजेंसी प्रॉब्लम या इसलिए लिखा कि जो वैल्यूएटर्स हैं अगर वो अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जाएंगे तो हम इसको कहेंगे कि एजेंसी प्रॉब्लम है। और मिस्टेक्स इसलिए बोला कि इसके अगेंस्ट अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है जिसमें किसी का कोई कसूर नहीं है और कोई वैल्यूएशन मिस्टेक परफॉर्म हो जाती है, तो इन दैट केस जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, सोर्सेज ऑफ गेन क्या है, आप क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके गेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजी, डेवलप अ न्यू स्ट्रेटजी विजन, achieve long run strategic goals, acquire capabilities in new industry, obtain talent for fast moving industries. These are the points of your new, can be the points of your new strategy. When two or more firms are getting together, they can go for a new strategy so that they can have their synergetic effect. सेकंड सोर्सेज ऑफ गेन होता है जी इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब आपके पास दो फर्म्स इकट्ठी होती हैं, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि आपके रिसोर्स इंक्रीज होते हैं
और जब आपके रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं, यू कैन हैव यू कैन हैव बेटर एफिशिएंट कॉस्ट कटिंग इफेक्ट। तो यहाँ भी इकोनॉमी ऑफ स्केल के अंदर ये बताया हुआ है जी, कट प्रोडक्शन कॉस्ट, कंबाइन R&D ऑपरेशन, इंक्रीज R&D एंड कंट्रोल, increased risk सेल फोर्स, कट ओवरहेड कॉस्ट, स्ट्रेंथन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक कंपनी के रिसोर्सेज को दो कंपनी के रिसोर्सेज में तब्दील करके फिर आप अल्टीमेटली उसके अंदर वो तमाम चीज़ें कट डाउन कर देते हैं जो बेसिकली अननेसेसरी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास इकोनॉमी ऑफ स्कोप हो सकता है। स्कोप मीन आप अपना स्कोप वाइडन कर लेंगे, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में ही पढ़ा था कि एक पोजीशन या मर्जर जो हैं आपके वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और कॉन्ग्लोमरेट भी हो सकते हैं। अगर वर्टिकल होते हैं, इवन देन यू आर इंक्रीजिंग योर इकोनॉमी ऑफ स्कोप। अगर हॉरिजॉन्टल होते हैं, इवन देन यू आर इंक्रीजिंग योर इकोनॉमी ऑफ स्कोप। और अगर आपके पास कॉन्ग्लोमरेट होते हैं तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब आप एक से दो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं, आपकी एक्सपर्टीज भी इंक्रीज होती हैं और आपका स्कोप भी इंक्रीज होती है। एक्सटेंड एडवांटेज इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इफ देयर आर मोर देन वन फर्म वर्किंग इन द सेम मार्केट एंड दे हैव वेरी सिमिलर प्रोडक्ट, तो सारी